हार के बाद कहानी खत्म नहीं होती। हार के बाद कहानी खत्म नहीं होती, एक नया अध्याय शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस आदि 2023 आगामी एग्जाम का तैयारी करते हैं और इसी को शुरुआत करते हुए आज के विषय है चंद्रोदय। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चंद्रोदय के विषय में। उनकी कौन सी रचना थी, उन कौन से काल के रचनाकार थे और उन्होंने उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। चंद्रोदय, जिसका समय संवतः 1225 से 1249 के बीच में रहता है। 1225 से 1249 के बीच में रहता है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। बहुत उपयोगी है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और ये पृथ्वीराज का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये मानना है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं। चंद दिल्ली के अंतिम सम्राट, मतलब लास्ट सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र थे। क्या थे? भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पंजाब में थी। कहाँ थी? पंजाब में, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। लाहौर में इनका जन्म होता है। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये बहुत उपयोगी है। पृथ्वीराज रासो और चंद्रोदय का जन्म क्या हुआ? एक ही दिन में हुआ था और दोनों एक ही दिन ये संसार से भी छोड़ा गया, मतलब मृत्यु भी थी। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, मतलब राजकवि होने के साथ साथ और कुछ भी थे। उनकी शाखा सामंत भी थे तथा वह षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं का पारंगत थे। मतलब इतना सारा विधाओं में ये अपना विद्वान जमाए हुए थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। इसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये लोग बहुत गहरी दोस्ती में लगे हुए थे। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। मतलब कहीं भी हो हमेशा अपने महाराज के साथ रहते थे। जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा संग्रह है। कितना? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग। ये बहुत उपयोगी है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69, 69। कितने दोस्तों? 69 समय, जिसको सर्ग या अध्याय भी कह सकते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्यतः छंद है कवित, छपय, दोहा, त्रोटक आदि। कहता है कि इसी वैर से, मतलब इसी दुख, इसी क्रोध के साथ शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, मतलब युद्ध करना शुरू कर दिया। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र था। यह हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उनके राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में मिलती है। मतलब उस युग का जो समय था, ज्यादा युद्ध करना और जमीन जायदाद हड़प करना और पृथ्वी अपने सुंदर कन्याओं, दूसरे की सुंदर कन्या को विवाह करके लाना। ऊपर लिखे वृतांत रासों में दिए हुए संवादों के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज समसामयिकता किसी कवि की रचना होने पर पूरा संदेह किया है। मतलब ये एक संदेह प्रकार है। हम बता दें कि ये जो पृथ्वीराज रासो है वो 3 प्रकार से माने हैं। एक प्रमाणिक मानते हैं, कोई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कोई अप्रमाणिक मानते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया गया। मतलब ये जो पृथ्वीराज रासो है कब रचना हो गया? 16वीं शताब्दी में, मतलब इसे माना गया है। रासो में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट हो जाता है तथा प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बहादुर शाह पंडित गौरीशंकर ने हिरचंद ओझा के रासों में वर्णित घटनाओं तथा संयोजन को बिल्कुल भांटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक
काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता, उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। मतलब इस तरह से वो ठीक संवत मिलता है। उसमें पृथ्वीराज रासो की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका शहाबुद्दीन समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई होना और प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली तोमर के राजा के अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा संवर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातों असंगत सिद्ध होती है। इसी प्रकार आबू के यज्ञ के चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा के शिलालेखों की जांच करने पर कल्पिता ठहरती है, क्योंकि इनमें से 16वीं चौहान आदि कई कुलों के साथ प्राचीन राजाओं के शिलालेखों में मिले हैं, जिनमें से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल 1115 में पृथ्वीराज गोद कर जाना, दिल्ली 1122 में कनौज जाना, 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ 1158 में युद्ध लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत को ठीक नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो इतिहास में या शिलालेख में मिलता है और पृथ्वीराज मतलब जो चंद्रबाई द्वारा जो लिखा गया है वो दोनों अलग है, एक डेट या तारीख नहीं मिलता। इस कारण से अनेक विद्वान इसका जो है ना अप्रमाणिक मानते हैं या अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं। आगे है अब दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, चंद्रबाई और परमदीर देव के नाम आए हैं। इस प्रकार संवत 1224 और 1243 के बीच में है। परमदीर देव के 6 और जिनके अनुसार 1223 से 1258 के बीच में है। इनके एक संवत 1239 का है, जिनमें पृथ्वीराज और परमदेव राजा परमात्मा के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज को का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखा से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 1287 हिजरी 1248 ईस्वी से 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने की किसी रूप में दिखाई या नहीं देता है। आगे है मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों के सब संवत की यथार्थ संवत 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया है कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है, और इसी को लिए हुए उन्होंने रासों की इस दोहे का पकड़ा है। जैसे कहता है कि एक 10 से 5-10 विगह के साथ अनंत तीही सिजुआनापुर हन को भय पृथ्वीराज नरंद। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी कोटेशन है, क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत ही क्वेश्चन एक लेंदी तरफ से पूछता है, कठिन नहीं रहता लेकिन लेंदी तरफ से पूछता है, जो हमेशा कंफ्यूजन में डालने का कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आदि जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पृथ्वीराज रासो का जो प्रमुख छंद है वो है कवित। पिछले 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का मुख्य छंद कौन सा है, तो आंसर में होगा कवित, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। आगे कहता है कि उसका जो पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, मतलब उसके पुत्र जलहण के क्या कहते हैं उसको, चंद्रवदाय के पुत्र ने पूरा किया था। जैसे ही रासो के पिछले भाग का चंद के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज रासो के कैद करके गजनी ले गए तब कुछ दिनों के पीछे चंद भी वहां पहुंच गए थे। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथों में रासो की पुस्तक के देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया।
जलहण के हाथों में रासों की सौंपी जाने और उसे पूरा करने के उल्लेख में रासों में है। मतलब कहता है कि पुस्तक जलहण हाथ दे जली गजन निपकाज। ये कोटेशन पूछा जा सकता है यूजीसी एग्जाम में। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरित जाम पृथ्वीराज सुजर कवि चंद कृत चंद नंद उदरिया तीमी। पृथ्वीराज राष्ट्रों में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज के अजमेर के चौहान के साथ राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। कौन थे? सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्या थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कनौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के राजा चौहान सोमेश्वर से के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिसके साथ अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। और जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसे एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्यों करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद को चिढ़कर पृथ्वीराज का एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। मतलब आप नहीं आए तो कम से कम आपका मूर्ति ही तो खड़ा हो कम से कम। फैलने से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह राज्यपाल को लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। किसको? मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर में निकालकर गंगा किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधार विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना ने बहुत युद्ध किया। पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोगविलास में ही उसका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा पर ध्यान न रह गया। किसका? पृथ्वीराज का। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा उसके राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। मतलब जितने भी उनकी वीर सेना थी वो शहीद हो चुके थे। अतः अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। फिर भी मतलब वो हार गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया और बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए जाने गए। कहाँ? गजनी। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण, ये है ना तीर बाण, शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मारे गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, मतलब फिदा था, जो एक दूसरे को पाठन सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजवा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो, मतलब बाहर कर दीजिए, हम लोग को बहुत तंग कर रहा है। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर रक्षा करेंगे। मतलब हम उन लोगों को नहीं निकाल सकते हैं, हम उन दोनों का रक्षा करेंगे। और इसलिए यहाँ पर ये जो है एग्जाम की दृष्टि से इसका कोटेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। कोटेशन के साथ साथ यहाँ पर इसका समय सीमा हम लोग ध्यान रखेंगे। समय सीमा के साथ इसका कौन सा जो छंद प्रयोग किया गया था वो कवित छंद था। ये हम लोग की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आगे देखेंगे